ये कहानी है चंडीगढ़ और केरल से आए उन दो लड़कों की जिनकी जिद और जुनून ने कंगारों का घमंड तोड़ दिया था। ये कहानी है उस दौर की जब क्रिकेट की धरती पर सिर्फ और सिर्फ कंगारों की बादशाहत और कंगारों का वर्चस्व हुआ करता था। किसी भी देश की सरहदों से कंगारों को कोई फर्क नहीं पड़ता। देश कोई भी हो, क्रिकेट की धरती पर विजेता कंगारू ही हुआ करते थे। एक ऐसा देश और उस देश के कुछ ऐसे खिलाड़ी जिनकी डिक्शनरी में पराजय नाम का कोई शब्द ही नहीं था। और उन्हीं कंगारों को भारत के दो बेटों ने मिलकर कुछ इस तरह पराजित किया कि उनकी बादशाहत, उनका वर्चस्व, उनके सपने, उनका अभिमान और उनका अहंकार सब कुछ टूटकर बिखर गया। कहते हैं इंसान के चाहने से पहाड़ उनको रास्ता नहीं देते, लेकिन भारत का इतिहास बताता है कि पहाड़ भी रास्ता देते हैं, बशर्ते वो इंसान दशरथ मांझी होना चाहिए। और उस दिन भारत के उन दो बेटों ने कंगारों के पहाड़ जैसे साम्राज्य और सल्तनत को ध्वस्त कर भारत की विजय पताका फहराकर भारत के लिए फाइनल का रास्ता बना दिया था। भारत का वो बेटा सिर्फ 38 मिनट तक मैदान में रहा और सिर्फ 38 मिनटों में ही उसने पिछले कुछ सालों से लगातार चलते हुए आ रहे सल्तनत, साम्राज्य और सुल्तान को उखाड़कर फेंक दिया था। हालात कुछ ऐसे हो गए थे कि कंगारों को ना अपनी पराजय पर भरोसा हो रहा था और ना ही भारत के उस बेटे के पराक्रम पर। और अपनी हार से बौखलाए कंगारों ने भी उस दिन वही काम किया जो कभी हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के साथ नीदरलैंड ने किया था। उस दिन मेजर ध्यानचंद की हॉकी को तोड़कर उसकी जांच की गई थी। ठीक उसी तरह आज कंगारू भी भारत के उस बेटे के बदले को चेक करके अपनी पराजय पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे थे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिकेट आवर का स्पेशल एपिसोड द स्टोरी ऑफ सेमीफाइनल। 1999, 2003 और 2007 लगातार इन तीनों विश्व कप पर जीत दर्ज करने के बाद कंगारू का घमंड अपने शिखर पर था। कुछ ऐसे ही हाल और हालात में इसी साल 2007 को T20 विश्व कप का पहला एडिशन प्रारंभ हो चुका था और कंगारू इस वर्ल्ड कप के भी प्रबल दावेदार थे। कहा जा रहा था कि कोई भी सेमीफाइनल या फाइनल खेले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, विजेता तो कंगारू ही होंगे। वही 2007 के ओडीआई विश्व कप में बुरी तरह पराजित होकर के ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो चुके भारत का कहीं कोई नामो निशान भी नहीं था। खुद भारतीय क्रिकेट फैंस भी अपनी टीम से कोई खास उम्मीद नहीं कर रहे थे, क्योंकि ओडीआई विश्व कप में भारतीय टीम की शर्मनाक पराजय ने उनका दिल और उनकी उम्मीदें दोनों तोड़ दी थी। लेकिन इसी साल 2007 को T20 विश्व कप में एक ऐसी घटना घटी जिसने इतिहास में अपनी जगह तो बनाई ही साथ भारतीय क्रिकेट फैंस की उन उम्मीदों को भी जिंदा कर दिया। इस घटना के बाद भारत को भी लगने लगा था कि ये वर्ल्ड कप भारत का हो सकता है। और वो घटना थी जब 19 सितंबर 2007 को इंग्लैंड के खिलाफ स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ओवर में युवराज सिंह ने 6 गेंदों पर लगातार 6 छक्के लगाकर भारत की उम्मीदों को जिंदा कर दिया था। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के इस मैच में युवराज सिंह ने सिर्फ 12 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा करके इतिहास में अपना नाम दर्ज किया और सिर्फ 16 गेंदों में 58 रन की एक अविश्वसनीय पारी खेलकर अंग्रेजों के पराजय की नींव रख दी थी। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के इस मैच की पूरी कहानी को हमने इससे पहले वाले एपिसोड में बता रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। युवराज की इस पारी ने संपूर्ण भारत का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। सही मायने में युवराज सिंह की यही वो एक पारी थी जिस पारी ने नए नवेले कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की आर्मी पर पहली बार यह भरोसा कायम करवाया था कि टीम इंडिया ये विश्व कप जीत सके। युवराज सिंह की सिर्फ इस एक पारी ने भारत के सभी खिलाड़ियों का हौसला बुलंद कर दिया था। अब टीम इंडिया 2007 ओडीआई विश्व कप की पराजय और उसके सदमे से बाहर आ चुकी। खैर, अंग्रेजों को पराजित करने के बाद सुपर 8 में भारत का अगला मुकाबला साउथ अफ्रीका से था और ये मुकाबला तय करने वाला था कि भारत इस विश्व कप के सेमीफाइनल का सफर तय करेगा या नहीं।
इस मैच में युवराज सिंह नहीं खेल रहे थे और पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की बल्लेबाजी लड़खड़ा गई। महज 33 रन के टोटल स्कोर पर गौतम गंभीर, वीरेंद्र सहवाग और दिनेश कार्तिक अपना अपना विकेट खो चुके थे। लेकिन इस मैच में रोहित शर्मा ने 50 और महेंद्र सिंह धोनी ने 45 रनों की पारी खेलकर भारत को 153 रनों के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा दिया था। और गेंदबाजी करते हुए आरपी सिंह ने अपने 4 ओवर में सिर्फ 13 रन खर्च करके 4 विकेट लेकर साउथ अफ्रीका को ध्वस्त कर दिया था। साउथ अफ्रीका को 37 रनों से पराजित करने के बाद अब भारत इस विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंच चुका था। वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल क्रिकेट की धरती का एक ऐसा मुकाबला जहां सही मायनों में खिलाड़ियों की क्षमता का असली आकलन होता है। और इस सेमीफाइनल मुकाबले में भारत के सामने थी उस दौर की सबसे बड़ी टीम और लगातार 3 बार की वर्ल्ड चैंपियन कंगारू। क्रिकेट की धरती पर डर और आतंक का दूसरा नाम कंगारू, जिनके पास एडम गिलक्रिस्ट, मैथ्यू हेडन और ब्रैड हॉज जैसे विध्वंसक बल्लेबाज थे, जिनके सामने कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता था, जिनके पास एंड्रू साइमंड जैसे खतरनाक ऑलराउंडर और ब्रैडली जैसे रफ्तार के सौदागर और मिचेल जॉनसन जैसे घातक गेंदबाज थे, जिनके सामने दुनिया के बड़े से बड़े बल्लेबाज को अपना हथियार डालते समय नहीं लगता था। ये सेमीफाइनल मुकाबला प्रारंभ होने से पहले क्रिकेट का हर छोटा बड़ा जानकार भविष्य पत्रिका लेकर अपनी वाणी में कंगारुओं की जीत की भविष्यवाणी कर रहा था। मैच प्रारंभ होने से पहले ही कंगारुओं के जीत का मीटर मिल्खा सिंह की तरह भागकर 80% के ऊपर जा पहुंचा था और भारत के जीत की संभावनाएं 20% से भी कम बताई जा रही थी। कुछ ऐसे ही हाल और हालात में 22 सितंबर 2007 को डरबन के इस मैदान पर इस विश्व कप का ये सेमीफाइनल मुकाबला भारत और कंगारुओं के बीच प्रारंभ होने वाला था। अब आज कंगारुओं का घमंड या तो टूटने वाला था या तो उनका घमंड जारी रहने वाला था। शाम के लगभग 6 बज चुके थे। देश के कई छोटे बड़े शहरों में प्रोजेक्टर के थ्रू बड़ी स्क्रीन पर हजारों की संख्या में इस मैच को देखने के लिए लोगों की आंखें बेचैन हो रही थी। उस समय महाराष्ट्र में गणेश उत्सव का त्योहार चल रहा था और महाराष्ट्र में रहने वाला हर क्रिकेट प्रेमी ये मैच प्रारंभ होने से पहले गणपति के पंडाल में जाकर शिवपुत्र यानी भगवान गणेश से भारत की विजय की कामना कर रहा था। शाम के 6 बज चुके थे। 2 विकेट कीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट और महेंद्र सिंह धोनी बतौर कप्तान मैदान में सिक्का उछालने के लिए एक दूसरे के आमने सामने थे। नियति का खेल उस दिन कुछ ऐसा था कि जिस एडम गिलक्रिस्ट को अपना आदर्श मानकर महेंद्र सिंह धोनी ने क्रिकेट खेलना प्रारंभ किया था, आज उसी एडम गिलक्रिस्ट के सामने महेंद्र सिंह धोनी बतौर कप्तान खड़े थे। खैर, धोनी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। भारत की तरफ से गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग ने पारी का प्रारंभ किया और कंगारुओं की तरफ से गेंद ब्रैडली के हाथों में थी। ब्रैडली उस दौर का सबसे तेज और घातक गेंदबाज, जिसके सामने रन बनाना तो दूर, भारत के सामने चुनौती थी अपना विकेट सुरक्षित रखने की। ब्रैडली ने पहले ओवर की पहली ही गेंद डाली और गौतम गंभीर इस गेंद पर बाल बाल बच गए। इस गेंद के बाद ब्रैडली ने गौतम गंभीर को कुछ इस तरह से आंखें तरेरी जो कंगारुओं के घमंड की गवाही दे रही थी। और ब्रैडली के इस ओवर की तीसरी गेंद पर गंभीर ने पॉइंट के ऊपर से खेला और गेंद 4 रनों के लिए बाउंड्री के बाहर चली गई। ब्रैडली के पहले ओवर में भारत के इन दोनों बल्लेबाजों ने किसी तरह से 5 रन बटोरे और दूसरा ओवर प्रारंभ होने से पहले ही सहवाग की मांसपेशियों में खिंचाव आ गया और ये भारत के लिए अच्छी खबर नहीं थी। एक तो कंगारुओं का आक्रमण और दूसरा सहवाग की मांसपेशियों में आए खिंचाव के कारण सहवाग के बल्ले से रन निकलना मुश्किल हो गया था। 5 ओवर समाप्त हो चुके थे और भारत के स्कोर बोर्ड पर सिर्फ 26 रन दिखाई दे रहे थे। 19 गेंदों पर 20 रन बनाकर गौतम और 11 गेंदों में सिर्फ 5 रन बनाकर सहवाग मैदान पर तो थे, लेकिन ये आंकड़े कंगारुओं के आक्रमण के सामने भारतीय बल्लेबाजों की बेबसी की गवाही दे रहे थे। 6वें ओवर के लिए गेंद अब जॉनसन के हाथों में थी। जॉनसन के इस ओवर की पहली गेंद पर सहवाग ने खड़े खड़े पॉइंट के ऊपर से शॉट खेला और गेंद 2 फील्डरों के बीच से होती हुई 4 रनों के लिए बाउंड्री से बाहर चली गई। सहवाग के बल्ले से निकला ये पहला चौका था जो 5 ओवर के बाद आया था।
भारतीय दर्शकों को लगा कि अब सहवाग शायद अपने रंग में लौटेंगे कि इस चौके से गुस्साए जॉनसन ने बैक ऑफ लेंथ गेंद डाली और गेंद सहवाग की उम्मीदों की अपेक्षा से काफी ऊपर उठ गई और बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गिलक्रिस्ट के हाथों में समा गई। सिर्फ 30 रन के टोटल स्कोर पर 13 गेंदों में मात्र 9 रन बनाकर भारत के विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग पवेलियन वापस चले गए और 8वें ओवर में जॉनसन ने गंभीर का विकेट लेकर भारतीय खेमे में खामोशी ला दी। 8 ओवर की समाप्ति पर सिर्फ 41 रन के टोटल स्कोर पर भारत के दोनोों प्रारंभिक बल्लेबाज अब पवेलियन से इस मैच को देख रहे थे। T20 का यह मैच और 8 ओवर की समाप्ति पर महज 41 रन 5.12 की औसत से बनाए गए यह रन अब हर भारतीय क्रिकेट फैंस के मन में सिर्फ एक ही सवाल पैदा कर रहे थे, क्या इस औसत से भारत ये मैच जीत पाएगा? कंगारुओं के सामने यह स्कोर भारत की हार की तरफ इशारा कर रहा था। खैर, गौतम गंभीर के जाने के बाद भारत के लाडले और मैदान के महाराज युवराज सिंह मैदान पर खड़े हो जाते हैं और युवराज के आते ये पूरा स्टेडियम भारतीय क्रिकेट फैन के शोर से गूंज उठता है, क्योंकि अभी 3 दिन ही तो हुए थे जब युवराज ने सिर्फ 16 गेंदों पर 58 रनों की विध्वंसक पारी खेलकर अंग्रेजों को चारों खाने चित कर दिया था। संपूर्ण भारत आज एक बार फिर युवराज के उसी रूप का दर्शन करना चाहता। कंगारुओं को भी इस बात का पूरी तरह से एहसास था कि भारत का यह बल्लेबाज अगर टिक गया तो उनकी बादशाहत को समाप्त होने में समय नहीं लगेगा। अब कंगारुओं की टोली इकट्ठा होती है और युवराज पर आक्रमण करने की योजना बनाती है, लेकिन उन कंगारुओं को कौन बताए कि भारत का एक सरदार अकेले लाखों लोगों के बराबर होता है और कंगारू तो आज सिर्फ 11 की संख्या में थे। कंगारुओं ने अपनी योजना के अनुसार आक्रामक फील्ड सजाई, लेकिन युवराज ने दूसरी ही गेंद को डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से उड़ा दिया और गेंद सीधे 6 रनों के लिए मैदान से बाहर चली गई। युवराज ने सिर्फ दूसरी ही गेंद पर बता दिया कि बेटा, हम उस देश से हैं जहां शेरों के भी दांत गिन दिए जाते हैं और तुम तो सिर्फ कंगारू हो। युवराज नाम के इस तूफान को रोकने के लिए कंगारुओं के कप्तान गिलक्रिस्ट ने अगला ओवर अपने ब्रह्मास्त्र को दिया। गेंद अब ब्रैटली के हाथों में थी, लेकिन युवराज ने ब्रैटली के इस ओवर में 12 रन लेकर कंगारुओं के इस ब्रह्मास्त्र को भी फेल कर दिया। 10 ओवर समाप्त हो चुके थे, लेकिन भारत के स्कोर बोर्ड पर अभी भी सिर्फ 60 रन ही दिखाई दे रहे थे। इस स्कोर बोर्ड को देखकर युवराज समझ रहे थे कि इस मैदान में भारत का तिरंगा बुलंद रखने के लिए ये स्कोर काफी नहीं है। 11वें ओवर के लिए गेंद अब कंगारुओं के सबसे खतरनाक ऑलराउंडर एंड्रू साइमंड्स के हाथों में थी और साइमंड्स के इस ओवर में युवराज और उथप्पा ने मिलकर 19 रन कूद डाले। कंगारुओं के खिलाफ इतना भीषण प्रहार इस वर्ल्ड कप में पहली बार हो रहा था, लेकिन इस प्रहार से संपूर्ण भारत अब खुशी से झूम रहा था। 14वें ओवर के लिए गेंद अब क्लार्क के हाथों में थी और युवराज ने अकेले ही क्लार्क के इस ओवर में 21 रन लूट लिए। He just swiveled onto the back foot and getting his half century with that. युवराज ने सिर्फ 20 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और अपने सारे गेंदबाजों को बेबस देखकर कंगारुओं के कप्तान गिलक्रिस्ट ने गेंद अपने सबसे शातिर गेंदबाज मिचेल जॉनसन के हाथों में थमा। जॉनसन की पहली 2 गेंदों पर रॉबिन उथप्पा ने लगातार 2 शानदार सिक्स लगाए, लेकिन तीसरी गेंद पर रॉबिन उथप्पा रन आउट हो गए। रॉबिन उथप्पा ने इस मैच में 28 गेंदों पर 34 रनों की सुलझी हुई पारी खेली और रॉबिन उथप्पा के जाने के बाद अब कंगारुओं के आक्रमण का सामना करने के लिए भारत का वो लंबे बालों वाला कप्तान खुद मैदान में आ चुका था। 18वें ओवर में क्लार्क की तीसरी गेंद पर जब युवराज का विकेट गिरा, तब तक युवराज ने कंगारुओं के पराजय की नींव खोद डाली थी। इस मैच में युवराज सिंह सिर्फ 38 मिनट के लिए मैदान पर रहे और उन 38 मिनट में युवराज ने सालों से चली आ रही कंगारुओं की बादशाहत को खत्म करने का ट्रेलर लॉन्च कर दिया था। उन 38 मिनटों में युवराज ने सिर्फ 30 गेंदों का सामना किया और उन 30 गेंदों में 70 रनों की एक ऐतिहासिक पारी खेल डाली थी।
युवराज सिंह के जाने के बाद कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने भी युवराज की कमी को महसूस नहीं होने दिया और धोनी ने भी सिर्फ 18 गेंदें खेलकर कंगारू से 36 रन लूट लिए थे। युवराज की विस्फोटक बल्लेबाजी और माही के महापराक्रम की बदौलत भारत ने कंगारू के सामने 189 रनों का लक्ष्य रखा। भारत के बल्लेबाजों ने अपना काम कर दिया था। अब वक्त आ चुका था भारत के गेंदबाजों की परीक्षा का। भारत के द्वारा दिए गए 189 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए गिलक्रिस्ट और हेडन की जोड़ी अब मैदान पर थी। हेडन और गिलक्रिस्ट उस जमाने में कंगारू की टीम में ये दो ऐसे बल्लेबाज थे जिनमें से एक आउट होना नहीं जानता था और दूसरा जब तक आउट होता था तब तक पूरे मैच की कहानी बदल देता था। भारत की तरफ से आरपी सिंह और श्रीसंत ने गेंदबाजी का प्रारंभ किया और प्रारंभिक 4 ओवरों में इन दोनों गेंदबाजों ने कंगारुओं के इन दोनों विस्फोटक बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया, क्योंकि 4 ओवर की समाप्ति पर कंगारुओं के स्कोरबोर्ड पर सिर्फ 19 रन दिखाई दे रहे थे। इस मैच में श्रीसंत की आक्रामकता कुछ इस कदर थी कि इसी चौथे ओवर में श्रीसंत ने मैथ्यू हेडन के खिलाफ एलबीडब्ल्यू की इतनी अत्यधिक अपील की थी कि आईसीसी ने श्रीसंत पर मैच फीस का 25% जुर्माना लगा दिया था। लेकिन 5वां ओवर लेकर आए आरपी सिंह को उन दोनों बल्लेबाजों ने अपने निशाने पर ले लिया और आरपी सिंह के इस ओवर में कुल 17 रन कूद डाले। जो काम भारत ने युवराज सिंह के आने के बाद प्रारंभ किया था, गिलक्रिस्ट ने वो काम 5वें ओवर में ही प्रारंभ कर दिया था। पूरे विश्व क्रिकेट को उस वक्त पता था कि अगर गिलक्रिस्ट नाम का ये तूफान 15-20 गेंदें और खेल लेता तो ये मैच भारत की पहुंच से बहुत दूर चला जाता। भारत को ये मैच जीतने के लिए गिलक्रिस्ट की गिल्लियों पर प्रहार करना बेहद जरूरी था और इस प्रहार के लिए गेंद एक बार फिर श्रीसंत के हाथों में थी और इस ओवर की पहली ही गेंद पर श्रीसंत ने गिलक्रिस्ट की गिल्लियों पर इतना भयंकर प्रहार किया जिसका वार कंगारू की जड़ें हिला गया। श्रीसंत के इस वार से भारत इस मैच में एक बार फिर पुनः वापस लौट आया। इस मैच में इससे बड़ा विकेट कोई हो ही नहीं सकता था। गिलक्रिस्ट का ये विकेट लेने के बाद श्रीसंत का ये सेलिब्रेशन श्रीसंत के अंदर पल रही कंगारू को पराजित करने की अभिलाषा की गवाही दे रहा था। गिलक्रिस्ट ने इस मैच में आउट होने से पहले सिर्फ 12 गेंदें खेली थी और 23 रन लूट लिए थे। गिलक्रिस्ट के जाने के बाद मैथ्यू हेडन और ब्रैड होज ने कंगारुओं की पारी को आगे बढ़ाया और 9वें ओवर में पठान ने ब्रैड होज का विकेट लेकर इस साझेदारी को समाप्त कर दिया। 10 ओवर की समाप्ति पर कंगारुओं के स्कोरबोर्ड पर 2 विकेट के नुकसान पर 77 रन दिखाई दे रहे थे। ब्रैड होज के जाने के बाद अब भारत के सामने अगला संकट था एंड्रू साइमंड्स और 11वां ओवर लेकर आए पठान के ओवर में हेडन और साइमंड्स ने 2 विराट छक्कों के साथ फिर 16 रन ठोक डाले और 13वां ओवर लेकर आए वीरेंद्र सहवाग को इन दोनों बल्लेबाजों ने 2 छक्कों सहित 20 रन लूटकर मैच को कंगारुओं के पक्ष में कर दिया। 14 ओवर की समाप्ति पर कंगारू 2 विकेट के नुकसान पर 129 रन बना चुके थे। 16 गेंदों पर 28 रन बनाकर एंड्रू साइमंड और 46 गेंदों पर 62 रन बनाकर मैथ्यू हेडन आउट होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कंगारुओं को अब 36 गेंदों में सिर्फ 60 रनों की जरूरत थी और कंगारुओं के 8 विकेट अभी भी बिल्कुल सुरक्षित थे। हेडन और साइमंड के प्रहार से त्रस्त आ चुके भारतीय गेंदबाजों को देखकर अब भारतीय खेमे में एकदम सन्नाटा पसर चुका था। कंगारुओं को अब प्रति ओवर सिर्फ 10 रनों की जरूरत थी और कंगारू हर ओवर में 15 से 20 रन भारतीय गेंदबाजों से लूट ले जा रहे थे। ये इस मैच का ऐसा मोड़ था कि विजय निश्चित रूप से कंगारुओं के पक्ष में खड़ी दिखाई दे रही थी। अगर भारत को ये मैच जीतना था तो इन दोनों बल्लेबाजों का तत्काल मैदान से बाहर जाना बेहद जरूरी था। भारतीय कप्तान ने इस विकट परिस्थिति में अपने खेमे में विचार विमर्श किया और 15वें ओवर के लिए गेंद एक बार फिर श्रीसंत के हवाले कर दी गई। संपूर्ण भारत की उम्मीदों का भार अब श्रीसंत के कंधों पर था। भारत का हर वो शख्स जो इस मैच को देख रहा था वो श्रीसंत की तरफ उम्मीद की आखिरी नजरों से देख रहा था।
मानो हर शख्स श्री संत से कहना चाह रहा था कि भारत के लाल, अब भारत की लाज तुम्हारे हवाले है। तो श्री संत ने अपने इस ओवर में एक ऐसी गेंद डाली जिसने पूरे मैच का पासा ही पलट दिया। श्री संत ने अपने इस ओवर की चौथी गेंद से मैथ्यू हेडन के स्टंप का हेड उड़ा दिया था। ये इतनी कमाल की गेंद थी जिसने ऑफ स्टंप को उखाड़ कर फेंक दिया था। हेडन का विकेट लेने के बाद श्री संत का ये सेलिब्रेशन विश्व क्रिकेट के सबसे खतरनाक सेलिब्रेशन के रूप में आज भी याद किया जाता है। हेडन के इस विकेट ने संपूर्ण भारत में जान डाल दी थी। हेडन ने उस दिन अपने देश के लिए सिर्फ 47 गेंदों में 62 रनों की एक विध्वंसक पारी खेली थी। हेडन के जाने के बाद इरफान पठान ने 17वें ओवर की चौथी गेंद पर कंगारुओं की टोली में विध्वंस का आखिरी नाम एंड्रू साइमंड्स का विकेट लेकर कंगारुओं की जीत पर क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया था। और साइमंड्स के जाने के बाद कंगारुओं का कोई भी बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के सामने टिक नहीं सका और भारत ने कंगारुओं को 15 रनों से पराजित करके इस विश्व कप का सेमीफाइनल अपने नाम किया। श्री संत ने इस मैच में 4 ओवर में सिर्फ 12 रन खर्च करके गिलक्रिस्ट और मैथ्यू हेडन के रूप में इस मैच के 2 सबसे बड़े विकेट अपने नाम करके युवराज की उस पारी को जाया होने से बचा लिया था। युवराज सिंह को 30 गेंदों पर 70 रन बनाने के लिए इस मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया और उसी युवराज सिंह ने इस मैच के 13 साल बाद अपने एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि मैच खत्म होने के बाद अगले दिन जब युवराज सिंह खाना खा रहे थे तो वहां अपने कुछ खिलाड़ियों के साथ ऑस्ट्रेलियाई कोच पहुंचे और उन्होंने युवराज सिंह से पूछा कि तुम्हारे बैट के पीछे कुछ फाइबर वाइबर तो नहीं लगा है, हमें तुम्हारा बैट देखना है। मतलब साफ था कि वो युवराज के बैट को देखना नहीं बल्कि उसको चेक करना चाहते थे। युवराज सिंह ने भी खाना खाने के बाद अपना बैट कंगारुओं के हाथों में पकड़ा दिया। उस कोच को युवराज का बल्ला बाकी बल्लों की तरह ही सामान्य मिला और कोच की सांत्वना के बाद भी कंगारुओं के कप्तान ने युवराज से पूछा कि तुम्हारा बैट कौन बनाता है। युवराज सिंह ने एडम गिलक्रिस्ट को अपने बैट बनाने वाले का पूरा एड्रेस दिया और उसके बाद कंगारू संतुष्ट होकर लेकिन मायूस होकर वापस लौट गए। उन कंगारुओं को उस दिन पता चल चुका था कि युवराज सिंह के बैट में नहीं बल्कि युवराज सिंह की कलाई में इतनी ताकत थी जिस ताकत ने उस दिन कंगारू की सल्तनत की गर्दन मरोड़ दी थी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।